अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूँ यशफीन जमाल। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये वाज़ेह इशारा मिला है कि अमन मुज़ाकरात का दूसरा दौर बहुत जल्द पाकिस्तान में होने के रोशन इम्कानात मौजूद हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्टर कैटलिन का कहना है कि मुज़ाकरात के हवाले से जब सदर ट्रंप से बात हुई तो इब्तदाई तौर पर सदर ट्रंप का कहना था कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन इनकी रफ्तार काफ़ी सुस्त है और हो सकता है कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर यूरोप में मुनक्किद हो। फिर आधे घंटे का वक्त गुजरने के बाद सदर ट्रंप की कॉल बैक आई, जिसमें उनका कहना था कि तुम्हें वहीं रहना चाहिए क्योंकि अगले 2 रोज में कुछ होने वाला है और इस्लामाबाद जाना हमारी तरजीह है। और क्या तुम्हें मालूम है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन काम कर रहे हैं। और अब ईरान की जानिब से भी इस बात की तस्दीक सामने आई है कि मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म होने के बावजूद बजरिया पाकिस्तान पैगामात का तबादला जारी है, जो इस बात को जाहिर करता है कि मुज़ाकराती अमल में तातुल जरूर आया है, लेकिन मुज़ाकरात खत्म नहीं हुए हैं। और इसी तनाजुर में ये खबरें सामने आ रही हैं कि अगले हफ्ते के आखिर में अमन मुज़ाकरात का दूसरा राउंड इस्लामाबाद में होने का इम्कान है। इसी तनाजुर में पाकिस्तान का वफ्द आज ईरान का दौरा करेगा। इस दौरे के दौरान मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाला मुज़ाकरात का ये सेकेंड राउंड जो है मुकम्मल जंगबंदी के खात्मे के लिए होगा, जिसका इजहार अमरीकी सदर की जानिब से भी सामने आया है। अमरीकी सदर का अपने बयान में कहना है कि ईरान जंग का तकरीबन खात्मा हो चुका है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश के खात्मे का ऐलान भी कर दिया है। इस हवाले से अमरीकी सदर का कहना है कि आइंदा कभी भी अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश नहीं होगी और मैं अपनाए हुर्मुज़ को मुस्तकिल बुनियादों पर खोल रहा हूँ और मेरे इस कदम से चीन को बहुत खुशी होगी। ईरान अमरीका तनाज़े ने जहाँ बहुत से इत्तेहादों में दरार पैदा कर दी है, वहीं इस बात का भी इज़हार किया जा रहा है कि इस तनाज़े के अख्ताम पर हमें एक नई दुनिया देखने को मिलेगी या फिर इस जंग के बाद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील पा जाएगा। ये कुछ इशूज़ हैं, इन पर बात करते हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़ियाकार हैं एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब ने। बहुत शुक्रिया साहब का, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर की डॉक्टर गुल आयशा भट्टी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका भी, आपके वक्त के लिए। और माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं एयर मार्शल साहब सर अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ, अच्छा है, बड़ा खुशाइंद है, बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि चहमगोइयाँ हो रही थी कि कोई बैकडोर चैनल ऐसा है जो कि एक्टिव और मुज़ाकरात डायलॉग मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुए हैं, लेकिन सर अब इसकी तस्दीक भी हो गई है। तो वो जो एक ऑप्टिमिज्म था हम सब के जहनों में, फिर इसका मतलब है सर कि उस ऑप्टिमिज्म को जारी रखा जाए। और बहुत सी इंडिकेशंस अमेरिका से अब ऐसी आ रही हैं कि जिससे लगता है कि शायद ये लोग जो है वो मिलकर पीस को एक चांस देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याशफीन, पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स इतनी जल्दी होगा, इसने भी सबको सरप्राइज किया है। हाँ। लेकिन इससे एक चीज बहुत वाज़ेह हो गई है कि जो दोनों कॉम्बैटेंट्स हैं, खासतौर पे अमेरिका और ईरान, दोनों चाहते हैं कि अब एक सुलह की तरफ कदम बढ़ाया जाए और एक पीस डील हो। और दोनों चाहते हैं कि एक ऐसी पीस डील हो जो दोनों के मकासद को पूरा कर सके और वो अपने अपने इलेक्टोरेट को वो पीस डील बेच सके। जब पहला राउंड खत्म हुआ था यशफीन, तो जो एक ही पॉइंट कंटेस्टिंग वाला था और वो था न्यूक्लियर डील का, और उस 460 किलोग्राम्स ऑफ यूरेनियम का, जो कि क्या कहते हैं ईरान के पास है जी। मेरे ख्याल में जो बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी चल रही थी, जो प्राइमरीली फील्ड मार्शल जिसको लीड कर रहे थे, आई थिंक ईरान जो है वो उसके ऊपर राजी हो गया है कि कोई ना कोई एक यानी कि अगर यानी कि उसके ऊपर अमेरिका को सेटिस्फाई कर सके। देखिए, अगर आप जंग से पहले देखती तो ईरान एनपीटी का सिग्नेटरी है, बिल्कुल। और जब बाइडेन प्रेसिडेंट ओबामा के साथ ईरान की डील हुई थी, उसके बाद से जो इंस्पेक्टर्स थे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, वो लोग आते थे और ईरान की हर साइट को देखते थे, और उन्होंने इसको कंफर्म किया था कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बनाने की तरफ नहीं बढ़ रहा, और ना ही वो जो अलाउड एनरिचमेंट है उससे आगे बढ़ने की कोशिश करे। सो मेरे ख्याल में ईरान जो है वो एग्री कर जाएगा और प्रेसिडेंट ट्रंप को वो फेस सेविंग मिल जाएगी जिसकी वो बहुत डेस्परेटली
कोशिश कर रही बिल्कुल, है। वो ऐसे स्पॉट में आ भी गए हैं कि डेस्परेशन जो है वो बनती भी है। डॉक्टर साहिबा, आप कैसे देख रही हैं सारी सिचुएशन को जो इस वक्त है? जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट की बात है उसके अंदर तो अभी इस एक्टिव वॉर के अंदर भी इरानियंस ने बार बार ये बात कही है कि वो हर तरह की ट्रांसपेरेंसी जो है उसके लिए तैयार हैं। किसी भी किस्म की अगर कोई इस चीज़ को लेकर डाउट है कि वो कोई न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं तो उन्होंने कहा है कि हम उसके ऊपर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने को तैयार हैं। बट इसके बावजूद भी सदर ट्रंप ने पहले ये कहा जी कि अगर हम ईरान पे हमला ना करते तो वो हम पे हमला कर देते। अब उन्होंने कहा है कि मैंने इसलिए हमला किया क्योंकि वो बना चुके थे ऑलमोस्ट न्यूक्लियर वेपन। तो आपको लगता है कि ये जो अब थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी नजर आ रही है, ये जो ये रेटरिक है कि कोई न्यूक्लियर वेपन बना रहा था या क्या हो रहा था, इससे बात अब आगे बढ़ जाएगी और फाइनली मुज़ाकरात जो है नतीजा खेज होंगे? बहुत शुक्रिया यशवीन। मेरा ख्याल है कि न्यूक्लियर के ऊपर ईरान बहुत अरसा से हमेशा क्लियर रहा है कि ये सिविलियन पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा और उसमें कभी भी उन्होंने मिलिट्री ग्रेड की बात नहीं किया, लेकिन फिर भी अमेरिका की तरफ से ये स्टांस आता रहा अलॉन्ग विद सो मेनी अदर थिंग्स। वो इस पे भी बार बार बात करते रहे और अभी भी वो ये कहते हैं कि 455 से 460 केजी का इनके पास मौजूद है और वो उसकी जो प्योरीफिकेशन है वो 60% से अबव है यूरेनियम की, जो कि अगेन मेरा ख्याल है कि ये इट्स जस्ट के टैक्टिक है बिकॉज आप ईरान को प्रेशराइज करना चाह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ओपन करने के लिए और अनदर मैनी फैक्टर्स एज वेल। लेकिन यहाँ पे ईरान की तरफ से एक चीज़ क्लियर है, बारहा उन्होंने इसके ऊपर जिक्र भी किया है कि हम इसको सिविलियन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं और ये हमारा राइट है। ठीक है, तो जिस तरह सारी दुनिया के सबका राइट है कि उनको सिविलियन पर्पस के लिए यूज़ करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं बार बार एक चीज़ मेंशन करती हूँ कि जब आप एक स्टेट को एक रीजन के अंदर बार बार ये कह रहे हैं कि आप सरेंडर करें अपने इस राइट को, तो फिर आपने इसराइल को भी कहें, क्योंकि हाँ। अगर उसके लिए पोटेंशियल एनिमी इस वक्त मौजूद है मिडिल ईस्ट में तो दैट इज इसराइल। तो मेरा ख्याल है कि वो जो आपकी जो वो है ना डायरेक्शंस है वो फिर फेयर होनी चाहिए, फिर इट शुड नॉट बी ड्यूल। एंड सेकेंडली दैट्स वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी एज वेल, जैसे कि मेरे कलीग ने भी कहा कि ये इतनी जल्दी टेबल पे आ जाए। यूजुअली अमेरिका जो है ना, चाहे वो वियतनाम वॉर है, अफगान वॉर है, वो 18 से 20-22 साल ले लेते हैं टेबल पर आने के लिए, उनको ऐसा उसके ही। बाद याद आता है कैसे हमने टेबल पे आना है। तो इतना जल्दी आ गया, उसकी रीजन ये है कि वो नंबर वन है इसकी वो जो मिलिट्री सपोर्ट उनको हर दफा पिछली वॉर्स में नेटो की तरफ से मिलती रही, वो यूरोपियन नहीं साइड मिला। से मिलती रही, वो सपोर्ट अभी नहीं है। दूसरा फैक्टर इसमें यह कि इकोनॉमिक फैक्टर, जंग बहुत एक्सपेंसिव होती है। अभी भी देखेंगे जो अभी जो पेंटागन ने जो रफली प्रपोज किया था ना, वो $200 बिलियन का उन्होंने कहा था कि इसमें एस्टिमेट्स टू वॉर फंडिंग चाहिए होगी और 80 से $100 बिलियन का बिल तो अभी प्रेजेंट करना है उन्होंने कांग्रेस में, व्हाइट हाउस प्रेजेंट करेगा। और पर डे जो उनकी वॉर की कॉस्ट है नहीं, पहले 6 दिन की वो $11 बिलियन है अमेरिका की। तो सोचें कि इतने ह्यूज के साथ कैसे फेस करेंगे। और अभी तक कीपिंग द फैक्ट इन माइंड कि अभी तक उन्होंने कांग्रेस से अप्रूवल नहीं लिया। पहले 60 डेज में ना अप्रूवल लेना होता है अमेरिका में जब आप वॉर इनिशिएट करते हैं। अब इन्होंने बगैर कांग्रेस से अप्रूवल लिए वॉर स्टार्ट की। अब फिर 60 डेज में से 48 डेज गुजर गए, अब उनके पास वो लीगल फैक्टर भी मौजूद है व्हाट इफ और वो है उनको ना फेस हो रही है रेजिस्टेंस हाँ। कांग्रेस की तरफ से कि हाँ। क्यों ये जंग स्टार्ट की। इवन उनके जो रिपब्लिकन्स हैं वो भी नहीं इससे खुश हैं। तो ये कुछ इकोनॉमिक फैक्टर, कुछ लीगल फैक्टर, कुछ जी जी, कुछ इंटरनल प्रेशर है, कुछ एक्सटर्नल प्रेशर भी है। मैं एक्सटर्नल प्रेशर पे भी बात करूंगी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जो मिडिल ईस्टर्न ममालिक हैं उनकी तरफ से जो एक प्रेशर है उसके ऊपर भी अभी बात की, थोड़ा सा उस पर बात करती हूँ। लेकिन मैंने ब्रेक लेनी है। ब्रेक से पहले थोड़ा सा एयर मार्शल साहब, थोड़ा सा इसी के ऊपर अगर मैं आपसे पहले जो है वो कमेंट ले लूँ कि आप दोनों ने इस बात को एग्री किया इस बात से कि अमेरिका बहुत जल्दी आता नहीं होता मुज़ाकरात की मेज़ पर, एंड राइटली सो। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो ये बात जो है साबित होती है। अभी ना सिर्फ वो मुज़ाकरात की मेज़ पर बहुत जल्दी आ रहे हैं बल्कि उनकी जो लैंग्वेज है, जो लबो लहजा है, मुझे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा बड़ी तब्दीली नज़र आ रही है। ईरान को जो है और सिविलाइजेशन को दुनिया के नक्शे से मिटाने से लेकर अब वो कह रहे हैं कि रीबिल्ड करना है ईरान को, दुनिया की मईशत का हिस्सा बनना चाहिए ईरान को एक अजीम कौम बनते हुए देखना चाहते हैं। ये जो इतना बड़ा शिफ्ट है नैरेटिव के अंदर, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए यशविन, ये जो बेसिकली है ना, ये प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी पब्लिक को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रही है। उनके दिमाग के ऊपर इस वक्त जो सबसे चीज जो वेट उनको डाउन कर रही होगी वो है मिड टर्म इलेक्शंस, जो सिर्फ अब मेरे ख्याल 5-6 महीने दूर रह गए हैं। और अगर वो उसके अंदर मिड टर्म इलेक्शंस रिपब्लिकन पार्टी लूज कर देती है तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप के अगले 2 साल उनके लिए बहुत भारी हो जाएंगे और वो एक लेम डक प्रेसिडेंट बन जाएंगे। सो इस वजह से वो ये सारी रिटोरिक हम सुन रहे हैं ताकि जो अमेरिकन पब्लिक है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ रहे, और खासतौर पे उनका जो बेस है, जो जिसको मागा कहा जाता है, तो वो जो है वो उनके साथ रहे। हाँ, तो देखिए एक चीज जो है, अगर याशवीन आप इजाजत दे, कि अगर आप एक चीज देखेंगे अब जो है ना, वन ऑफ द, एक तो उनका पब्लिक प्रेशर था, दूसरा जो है ना वो ये है कि अब दुनिया जो है ना
इस 40 दिन की जंग के बाद फ्रॉम अ यूनिपोलर वर्ल्ड द वर्ल्ड इज मूविंग टू अ बाइपोलर और अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। मल्टीपोलर वर्ल्ड, ऐसा ही है। ठीक है ना। और पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा है कि दोनों चीन और रशिया जो हैं वो बहुत स्ट्रांगली ईरान की फेवर में आए हैं। हाँ। और चीन ने तो इस हद तक कि जब एम्बार्गो लगा हुआ था या ब्लॉकेड हुआ था, उन्होंने उस वक्त भी अपनी शिप्स को उस ब्लॉकेड के बीच में से मूव किया, हाँ। विच वॉज अ मैसेज टू देम कि जी कि अगर आपने हमारी शिप्स को छेड़ा तो फिर हम फिजिकली या मिलिटरीली इस कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे। हाँ। और इसीलिए अमेरिका ने उन शिप्स को जाने दिया। सो नाउ वी आर गोइंग, जब भी ये पीस डील होगी उसके बाद हम एक नया मिडिल ईस्ट देखेंगे और एक नई दुनिया देखेंगे कि जहां ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर हट जाएगा और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। चलें, क्या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगा इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, व्यूअर्स हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो हम बात कर रहे थे, डॉक्टर साहिबा, एयर मार्शल साहब जो बात कर रहे थे, ये बड़ा मैं देख रही हूँ कि एक पॉइंट ऑफ डिबेट है आजकल की। ये जब कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा तो दुनिया वैसी नहीं होगी जैसे दुनिया इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले थी। उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ जो है वो हम उसके बाद देखेंगे। टू बिगिन विद अगर हम देखें तो जंग ने बहुत सारी चीज़ें तब्दील तो की हैं। इत्तेहाद टूटे हैं, नेटो में क्रैक आ गया है। अगर आप नेटो वाले मामले की बात करें, अमेरिका के यूरोप के साथ ताल्लुकात हैं वो हमारे सामने हैं। अच्छा, चीन का और यूरोप का एक नया जो एक लाइजॉनिंग हम देख रहे हैं कि वो उभर कर सामने आ रही है। जो उम्मीदें हैं वो चीन के साथ वाबस्ता की जा रही है वर्ल्ड ओवर। तो आपको लगता है कि एक बाईपोलर या मल्टीपोलर या मेनी पोलर्स वाली दुनिया जो है वो इसके बाद हम देखेंगे? यशवीन, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेस किया। इसमें एक चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी वो ये है कि ये जो मल्टीपोलैरिटी थी ना, जिसमें बहुत सारी स्टेट्स जो हैं वो इक्वली स्टेक होल्डर और उसमें ऐसा कोई यूनिपोलर मोमेंट वर्ल्ड नहीं है, ये बहुत अरसे से, स्पेशली हम देखते हैं कि 2018 के बाद ये स्टार्ट हो गया था, जब अफगानिस्तान से आहिस्ता आहिस्ता जब यूएस का विड्रॉ हुआ तो हमने देखा कि चीज़ें और जो है मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही हैं। लेकिन रियलाइजेशन जो है ना अमेरिका को, वो अब हुई है। वो रियलाइज नहीं करा था अमेरिका, अब बार बार उनको ये बात का एहसास चाइना भी करवा रहा था, रशिया भी करवा रहा था, लेकिन उनको रियलाइजेशन जो है ना कि ईरान पे अटैक करने के बाद हुआ है कि नहीं भाई, वी आर नॉट लिविंग इन दैट कोल्ड वॉर मोमेंट, या वो 20th सेंचुरी नहीं है जिसमें हम ही यूनिपोलर स्टेट थे। अभी तो चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हो गई हैं और जिस तरह से इंटरनेशनल सिनेरियो चेंज हुए ना, उसके हिसाब से स्टेट्स के आपस में अरेंजमेंट भी चेंज हो गई। अब देखें, हम मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर स्टेट्स जो है वो इक्वली चल रहे होते हैं, या अगर उसमें रिलेटिवली थोड़ी सुपर पावर होती भी हैं तो वो मिडल पावर्स के साथ मिलकर चलती हैं। जैसे पाकिस्तान इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग मिडल पावर। अब मिडल पावर का काम क्या होता है? दे मेक एंड ब्रेक द अलायंसेस एंड दे मे प्ले द रोल ऑफ मीडिएटर, जैसे पाकिस्तान ने प्ले किया, या मे प्ले द रोल ऑफ अ पार्टी टू अ वॉर। तो अब ये इस मल्टीपोलर वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात यह है कि इसमें हर स्टेक होल्डर जो है ना वो इक्वली रोल प्ले कर सकता है, और वो उसके ऊपर जब उसको लगता है कि एक चीज़ बेहतर नहीं है तो वो उसके ऊपर अपनी रिजेंटमेंट भी शो कर सकता है। ईरान भी एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है, आप देखिए उसका रिएक्शन सामने कैसे आया। फिर ये देखना कि ईरान अलोन प्ले कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं था। हमेशा से उसको सपोर्ट हासिल रही है, रशिया की भी और चाइना की भी। अगर हम ये कहें कि वो 20वीं सदी की तरह ये अपनी जंगें भेजेंगे और उसके बाद ये इनके फोर्सेस जाएंगी और वो लड़ेंगे, ऐसा नहीं था। उन्होंने उनको एआई की, उनको इंटेलिजेंस की, एंड देन वो जो स्पेस मॉनिटरिंग की, वो सारी प्रोवाइड की थी ईरानियन। लेकिन सदर ट्रंप ये कह रहे हैं कि चाइना ने अब मुझे यकीन दहानी कराई है कि वो फर्दर कोई सपोर्ट नहीं करेंगे ईरान की, वेपन्स भी नहीं देंगे उनको। बट अगेन ये उसके साथ अटैच है, उस डिमांड के साथ कि आप भी ईरान में पीस के लिए काम करेंगे, फिर आप भी ईरान को थ्रेट नहीं करेंगे। हाँ, ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। अच्छा एयर मार्शल साहब, ये बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी नहीं फंस गया अमेरिका? एक तो मल्टीपोलर दुनिया हो गई है, वो जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा, एंड आई वुड एग्री विद हर कि शायद अमेरिका पे अप डाउन किया है कि सूरत हाल बदल गई है। लेकिन थोड़ा सा और भी मामला उनके लिए ख़राब नहीं हो गया, क्योंकि अगर अमेरिका सर ईरान के साथ कोई मुआहदा करता है तो इजराइल और खलीजी ममालिक के साथ जो वो उनकी एक लाइजॉनिंग है वो जो है वो डैमेज होगी, वो इफेक्ट होगी। अमेरिका अगर मुआहदा नहीं करता सर, तो फिर जो खित्ते में बढ़ता हुआ चीन और रूस का इन्फ्लुएंस है उसको फर्दर एक्सेप्ट करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं होगा अमेरिका के लिए। तो ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन में नहीं फंस गए अमेरिकी? बिल्कुल आप सही निशानदेही कर रही हैं, और जो डॉक्टर साहिबा ने जिन पॉइंट्स की निशानदेही की है मैं उनको फुली एंडोर्स करता हूं। देखिए, सिचुएशन जो है ना वो एक्चुअली बेहतर हो रही है मिडिल ईस्ट और दुनिया के लिए। देखिए, मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो है ना एक हेजेमोनिक ऑर्डर जो है ना प्रिवेलेंट था, कि जिसमें इजराइल जो था वो बाय फोर्स मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर हमला करता था, उनको सबड्यू करता था, उनको
मुख्तलिफ हिस्सों में बांटता था और फिर अपने जो ग्रेटर इजराइल प्लान है उसकी एग्जीक्यूशन कर रहा। लेकिन इन 40 दिनों की जंग में जो हमारे गल्फ के भाई हैं उनको ये अंदाजा हो गया है कि हम बेशक ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन्स अमेरिका से ले लें, लेकिन अमेरिका जो है हमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता। और इस वक्त अगर आप देखेंगे पिछले हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर गल्फ की जो 2 बड़ी कंट्रीज हैं लाइक सऊदी अरेबिया और कतर, उन्होंने अपने आप को अमेरिका से डिस्टेंस करना शुरू कर दिया। ऐसा ही है। कतर ने जो उनका अल अदीद बेस था जिसके ऊपर सेंटकॉम का हेडक्वार्टर था, उन्होंने अमेरिका को फॉर्मली कह दिया कि जी कि अब आप हमारे बेस को खाली कर दें, ठीक है ना। ऑन द अदर साइड सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ जो स्ट्रेटेजिक मुआहिदा किया हुआ है उसके तहत पाकिस्तानी फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया है किंग फैसल एयरबेस के ऊपर। अगर आप किंग फैसल एयरबेस याशफीन देखें तो वो जो है इट इज ऑन द वेस्टर्न साइड और ऑन द वेस्टर्न एज ऑफ सऊदी अरेबिया, मीनिंग देयर बाय कि वो जो बेस है वो ईरान को थ्रेटन नहीं कर रहा। वो बेस जो है वो एग्जैक्ट बहुत ही इजराइल के बॉर्डर के करीब है। देयर बाय टेलिंग इजराइल के जी के आप जो है इस इलाके में जो आपने बदमाशी फैलाई दी है वो कंट्रोल करें, अगर आप वो नहीं करेंगे तो वी हैव अ फोर्स हियर जो आपके साथ आपकी कैपेबिलिटी के बराबर। सो मिडिल ईस्ट इज डिस्टेंसिंग इटसेल्फ। अब सिर्फ 2-3 कंट्रीज रह गए लाइक यूएई, बहरेन एंड कुवैत, एंड आई एम श्योर के वेरी सून दे विल आल्सो कम इन लाइन, दे विल आल्सो फॉलो। सो डॉक्टर साहब, ये जो डिसएंगेज करने की एक डेस्परेशन नजर आ रही है अमरीकी एंड के ऊपर, आई वुड से उसके अंदर मिडिल ईस्टर्न ममालिक का भी कोई फैक्टर आप समझती हैं कि इन्वॉल्व है? डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जो आज भी उनकी कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो मिडिल ईस्टर्न ममालिक है उन्होंने बड़े शौक का इजहार किया है, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ईरान उनको अटैक कर सकता है। तो आपको लगता है कि कोई ना कोई प्रेशर अमेरिका पर डाला गया है इन ममालिक की तरफ से भी कि आप तो हमारी हिफाजत के लिए आए थे, उल्टा आपकी जंग में हमें नुकसान हुआ, अब इस जंग से डिसएंगेज करें? बिल्कुल ऐसे ही यशवीन, आप देखें कि 19 के करीब मिलिट्री साइट्स हैं क्रॉस 10 ऑफ द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, तो 10 ममालिक हैं एटलीस्ट मिडिल ईस्ट में, और 19 मिलिट्री यूएस की मिलिट्री साइट्स वहाँ पे मौजूद है, छोटी और बड़ी, और 40,000 से 50,000 जो ऑफिशियल्स हैं वहाँ पे डिप्लॉय हुए हैं। ये रीजनल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, डेटरेंस, ये सब कुछ। तो अमेरिका की वहाँ पे बेसिस बनाने का पर्पस क्या था ना? पर्पस तो देखें ये था कि उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से हमने देखा कि वो बजाय सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए वो मैग्नेट बन गए हैं टू अट्रैक्ट ऑल द वॉर एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स। तो उस बेसिस की वजह से बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना, जिस तरह से फिर ये भी देखा कि जब इन्होंने ईरान से कहा अमेरिका ने कि आप लेबनान में हमास और ये उसके जो हिजबुल्लाह है उस पर से अपना हाथ उठाए, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी मिलिट्री साइट्स खाली करें, और उनका टारगेट भी यही था। तो अमेरिका ने ये जो मिलिट्री साइट्स यही टारगेट की थी ना ईरान ने, तो और वहां से ईरान ने अमेरिका ने जब विड्रॉ करना शुरू किया, और एक तो ये हो गया कि उन्होंने विड्रॉ किया बिकॉज टारगेट वो बन रहे थे। दूसरा ये है कि जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है ना, मुझे लगता है उनको भी अब रियलाइजेशन स्टार्ट होगी कि वो जो पर्पस था वो तो अचीव नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान बजाय ये कि ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, इनकी वजह से हमारी सिक्योरिटी डिस्टर्ब हो रही है। तो बेहतर है कि दे शुड लीव। और ये मेरा ख्याल है कि समटाइम्स जो इस तरह की चीजें होती है ना, इट हैपेंस फॉर द बेटर थिंग्स। जैसे मिडिल ईस्ट जो है ना, वो कम से कम अपने पांव पे अब खड़े होंगे और थोड़ा वो देखेंगे कि दुनिया जो है ना, वर्ल्ड इज फॉर मोर देन अमेरिकन इंडिपेंडेंस। अच्छा, मुत्तहिदा अरब अमीरात के जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने ईरानी लीडरशिप से राब्ता भी किया, आई थिंक उनके फॉरेन मिनिस्टर से उनकी बात हुई है। आपको लगता है कि मिडिल ईस्टर्न ममालिक जो है वो मामलात को अपने हाथ में लेने की भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि संभालने वालों से तो नहीं संभाला गया? मेरा ख्याल होना तो ऐसे ही चाहिए कि उनको थोड़ा सा समझना चाहिए कि अमेरिका अपना पर्पस फुलफिल कर रहा था, यहाँ बैठ के आपको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करता। दूसरी चीज ये कि एक दफा वंस द थिंग्स आर सेटल डाउन बिटवीन अमेरिका एंड ईरान, मेरा ख्याल है कि जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि ईरान और अरब स्टेट्स के दरमियान में पाकिस्तान को सेटलमेंट कुछ करवानी चाहिए, क्योंकि कम से कम इनका जो आपस में एक पेज पे आना चाहिए ना, वो इनके ये रीजनल उसके लिए सेफ्टी एंड पीस के लिए बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स बहुत जरूरी है, और वो होना चाहिए, वो ये होना चाहिए। जी बिल्कुल, वो डिस्टर्ब भी खासा हुआ है। जब मार्शल साहब, सदर ट्रंप का ये कहना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अब मैं परमानेंटली खोल रहा हूँ, ये इस बात की कोई सिग्निफिकेंस है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसने बंद किया हुआ था, और इज ही जस्ट बीइंग हिज यूजुअल डिलूजनल सेल्फ? क्योंकि डिलूजनल तो हैं सदर ट्रंप। मेरे ख्याल बस आपने सही लफ्ज इस्तेमाल किया, बस मेरे ख्याल जवाब दे दिया मैंने। यानी कि ट्रम्प साहब जो है ना, वो मेरे ख्याल अपनी दुनिया में रहते हैं। और जंग से पहले भी हॉर्मुज खुली हुई थी,
और ऐसा ही। हुर्मुज को खोलने के लिए देखिए, ईरान को कोई इतराज नहीं होगा कि ईरान दोबारा हुर्मुज को उस तरह खोल दे जिस तरह वो जंग से पहले खुली हुई थी। लेकिन अगर वो नहीं देखिए, लेकिन उसके बदले में वो ये चाहेगा कि उसके ऊपर जो सैंक्शंस हटी हुई हैं और जो उसके असेट्स फ्रीज हुए हुए हैं वो ईरान को वापस मिल जाए और उसको इजाजत दे दी जाए कि वो दुनिया में बिल्कुल एक नॉर्मल कंट्री की तरह अपने ऑयल और एलएनजी को बेच सके। अगर ये मुआहदे के दरमियान ये चीज तय पा जाती है तो ईरान को कोई इतराज नहीं होगा। लेकिन अगर ये चीज अमेरिका नहीं मानता तो फिर ईरान अपनी वो जो टेरिटोरियल जो स्पेस है, जो बाय इंटरनेशनल लॉ 12 किलोमीटर्स का जो कोस्ट लाइन है वो आपके पास होती है, फिर उसको वो यूनाइटेड नेशंस के को दोबारा अप्लाई करेगा, क्योंकि 1974 में वो ऑलरेडी वो और ओमान यूनाइटेड नेशंस में इस पॉइंट को लेके जा चुके हैं कि जिस तरह पनामा में और सुएज कैनाल के ऊपर टोल लगा हुआ है तो हुर्मुज पे भी टोल लगना चाहिए। लेकिन वो 2026 तक उन्होंने इस चीज के ऊपर कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लिया था। सो मेरे ख्याल में अगर ईरान मानता है कि जी कि मैं हुर्मुज को खोल दूंगा तो इसका मतलब ये भी है कि अमेरिका मान जाएगा कि उसके ऊपर से सैंक्शंस हट जाएं और उसके असेट्स उसको वापस हो जाएं ताकि वो अपने मुल्क को दोबारा रीबिल्ड कर सके। बिल्कुल ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी है, सब ब्रेक से वापस आते हैं तो इन्हीं इश्यूज़ पे कुछ मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करें इस वक्त जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, क्या ये किसी देर पा अमन की तरफ और मुआहदे की तरफ मामला जाएगा कि नहीं जाएगा, इसके हवाले से डॉक्टर गुले आयशा, जहाँ पर इस कॉन्फ्लिक्ट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे हमने कोशिश की है कि हम बात करें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंटेंशन है ईरान के लिए, वो लेबनान का मामला है। जो अभी हमने देखा कि इनिशियल राउंड ऑफ टॉक्स की खबरें आ रही थी वो अब तस्दीक हो गई है दोनों साइड्स की तरफ से कि वो नतीजा खेज रही हैं और वो उसमें खासी पॉजिटिविटी थी, बल्कि अब तो ये भी खबर आ रही है कि शायद डायरेक्ट टॉक्स जो है उस पर एग्री कर लिया इजराइल और लेबनान ने। ये कितनी पॉजिटिव डेवलपमेंट है इस रीजन के अंदर जब हम देर पा अमन की बात करते हैं, तो ये भी एक ऐसा इशू है जो कि मैं समझती हूँ कि फौरी तवज्जो जो है वो तलब करता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और मेरा ख्याल है कि दिस इज़ द नीड ऑफ द टाइम, क्योंकि अब इतनी डिस्ट्रक्शन हो चुकी है ना। आप देखें कि इजरायली फोर्सेस में से कुछ ऐसे इंटरव्यूज सामने आए जो ये कहते हैं कि वो जो जेनोसाइड की जो सिचुएशन इजरायली फोर्सेस ने गजा में की है उससे मिलती जुलती ही लेबनान में हो रही है। तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना। और फिर देखें कि अब इसराइल को इस मामले में कोई सपोर्ट, इवन अमेरिका की भी सपोर्ट हासिल नहीं है। आप जिस तरह से देखें कि सिक्योरिटी के ताल्लुकात इटली ने भी ख़त्म कर दिए, बिकॉज इटली की जो पीस कीपिंग कुछ वो थे डेलीगेशन गए हुए थे लेबनान, तो उसकी वो जितनी हैवी बम्बार्डमेंट थे उनको भी अफेक्ट किया। तो जो इटालियन जो पीएम है उन्होंने इसराइल के साथ अपने वो जो रिवाइव करनी थी एवरी 5 इयर्स के बाद उनकी एक सिक्योरिटी डील है उसको उन्होंने डिसकंटिन्यू किया है। तो प्रेशर जो है वो उसको फेस करना पड़ रहा है इसराइल को, तो उसने इसका समहाउ इस पर आना था। लेकिन अगेन ये अनप्रिडिक्टेबल सी सिचुएशन है, क्योंकि इसराइल नहीं चाहता है कि कोई ऐसा पीसफुल चीज़ सामने यहाँ पर आए जिसकी वजह से उसका जो एम्बिशंस वो जो उसका वो है ना एम्बिशन है कि फॉर अ ग्रेटर इसराइल, तो वो फुलफिल ना हो, जो कि इट्स अगेन कि बिल्कुल ठीक है। तो पाकिस्तान का क्या रोल है, मैं उस पे आप दोनों से कमेंट लेना चाहती हूँ, लेकिन इसी पे पहले एक क्विक कमेंट ले लूँ एयर मार्शल साहब से कि ये जो इजराइल लेबनान वाला मामला है सर, इसको इस डेवलपमेंट को जो है वो आप किस तरीके से देख रहे हैं। और वो जो डॉक्टर साहिबा अभी बात करी थी, स्पॉइलर इस पूरी सिचुएशन के अंदर कोई हो सकता है तो इजराइल ही हो सकता है, कैसे काबू में रखेगा अमेरिका इजराइल को इस पॉइंट इन टाइम पे? मेरे ख्याल में अमेरिका जो है वो इजराइल को काबू में नहीं रख सकता, मुसलमानों को काबू में करना पड़ेगा। जो आप बात कर रही हैं लेबनान और इजराइल में अगर जंग रुक सकती है इस पीस डील के रिजल्ट में, तो मेरा ख्याल ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है और हमें इसको इनकरेज करना चाहिए। लेकिन इसके बाद जो है ना, जो मुस्लिम ममालिक हैं, खासतौर पे जो गल्फ और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, उनको ये सोचना होगा कि इजराइल को कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक इस तरह की मिलिट्री फोर्स होनी चाहिए कि जो उसके एग्रेशन को रोक सके। इसलिए मुसलमानों को मेरे ख्याल में एक पैसिव डिफेंस पैक्ट की तरफ जाना चाहिए। पैसिव डिफेंस पैक्ट से मेरी मुराद ये है कि जो क्या कहते हैं कि आप एग्रेसिव इन नेचर ना हो, लेकिन अगर कोई मुस्लिम कंट्री या कोई मेंबर कंट्री अटैक होती है फ्रॉम अ कल्प्रिट लाइक इजराइल, तो फिर सिर्फ एक मुस्लिम कंट्री उसका मुकाबला ना करे, बल्कि फिर सारे इकट्ठे होके उससे मुकाबला करने की कोशिश करें। देखिए, बदमाश की बदमाशी जो है ना, वो इंटरनेशनल लॉ या ऑर्डर से काबू में नहीं आती। और हमने ये पिछले 2-3 साल में देख लिया कि अमेरिका और खासतौर पे इजराइल जो है वो किसी इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानता। बिल्कुल
ठीक है ना। सो उनको कंट्रोल करने के लिए पैसिव हमें एक डिफेंस पैक्ट मुस्लिम कंट्रीज को करना पड़ेगा, खासतौर पे गल्फ कंट्रीज को, हाँ, दैट्स वेरी गुड ताकि थॉट। और इजराइल को उधर कंट्रोल कंट्रोल किया जा सके, लेकिन वेरी राइटली सेड ऑल्सो कि अमेरिका शायद नहीं उनको काबू कर सकता। अच्छा, थोड़ा सा टुवर्ड्स एंड ऑफ द प्रोग्राम आप दोनों से इस पे बात करना चाह रही हूँ डॉक्टर साहिबा। इन ऑल ऑफ दिस पाकिस्तान का जो किरदार रहा है, एक तो दो इस तरह की पार्टीज जिनका ईयर्स बल्कि डेकेड्स है का जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का की हिस्ट्री है, उनको मुज़ाकरात की मेज़ पर लेके आना, वो भी एक एक्टिव जंग के बीच में से। फिर उसके बाद भी अभी हमें ये इंडिकेशंस मिल रही हैं कि पाकिस्तान मुसलसल बैक डोर जो डिप्लोमेसी है वो कर रहा है, उसके अंदर इन्वॉल्व है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है उस वक्त एक बड़े एलैबोरेट दौरे पर पाकिस्तान से जा चुके हैं। सऊदी, कतर, तुर्किया का दौरा जो है वो उनका लाइन अप है। और फिर ईरान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमरा जो है एक डेलीगेशन है, उसकी सरबराही जो है फील्ड मार्शल साहब खुद कर रहे हैं, वो इस वक्त वहां पर मौजूद है। इन्हीं मिसालियती कोशिशों के हिस्से की ये भी एक कड़ी है। कैसे देख रही है पाकिस्तान के किरदार को? यशविन, इसमें हमें ये देखना है कि पाकिस्तान जितना स्ट्रॉन्ग एक डिप्लोमेटिकली उभर कर रिस्पॉन्सिबल स्टेट की सूरत में सामने है, वो बहुत रिमार्केबल है। हाँ। और हमने ये देखा पिछले कुछ सालों में, स्पेशली लास्ट ईयर से लेकर अभी तक, कि सबसे पहले पाकिस्तान ने जो अपनी जो क्रेडिबिलिटी शो की थी, वो मिलिट्री क्रेडिबिलिटी थी, वो बहुत मेच्योर थी। और वो इट वाज समथिंग जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था, क्योंकि उससे पहले बिकॉज ऑफ अमेरिकन वो सारा प्रोपेगेंडा, तो थिंग्स वर रॉन्ग। तो एक तो हमने सबसे पहले वो मिलिट्री क्रेडिबिलिटी अचीव की। और देखिए, माने ना माने, मिलिट्री क्रेडिबिलिटी जो है वो बहरहाल दाग जरूर बिठाती होती है बाकी स्टेट्स के ऊपर। उसके बाद फिर इस साल में हमने देखा कि हमारी जो डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी है वो भी बहुत इंप्रूव हुई। हमारा जिस तरह से हम नेगोशिएशन का हिस्सा बने, देखिए मीडिएटर जो है ना, उसका रिलायबल, उसका ऑनेस्ट, उसका वो होना, सिंसियरिटी टुवर्ड ऑल ऑफ द पार्टी, स्पेशली इस मामले में पाकिस्तान की सिंसियरिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड, वो बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया गया। और दोनों पार्टीज ने ये पाकिस्तान पे टॉस भी किया इस मामले में। तो ये हमारी जो है ना डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी की तरफ जाता है। इससे हमें भी फायदा, देखिए दुनिया के लिए तो हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनेशनली बहुत अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, लेकिन ये जो ना, इससे हम एक जो और चीज अचीव करें, वो हमारी इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी है। अब जो है वो स्टेट्स कम से कम उनको ये एहसास होना शुरू हो गया कि दिस इज अ सेफ प्लेस। देखिए जर्नलिस्ट आए यहाँ पे, उनमें से बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने खुद अपने ट्विटर पे, अपने सोशल मीडिया पे लिखा कि हमारे जहन में कुछ और इमेज था, हम पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत सारी बातें लिखते थे, लेकिन जब हम आए और हमें देखा ये तो बहुत मुख्तलिफ पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान इज फॉर पीस। पाकिस्तान ने खुद एक एक्टिव वॉर के अंदर रहकर भी ये साबित कर दिया, किसी और की जंग का खात्मा करने में अपना किरदार अदा करके भी ये साबित कर दिया। एयर मार्शल साहब, सर आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान के किरदार को? और वैसे ऑन अ लाइटर नोट कह रही हूँ कि सदर ट्रंप ने जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को कॉल भी की है सर, तो क्या कोई हार्ट बर्न कम करने के लिए भारत का जो है वो ये कॉल करने की जरूरत पेश आ गई, या क्या वजह थी? क्योंकि उनसे हजम नहीं हो रहा, क्यों हजम नहीं हो रहा, खैर इट्स बियॉन्ड मी, लेकिन नहीं हजम हो रहा हमारा किरदार। देखिए, पाकिस्तान का जो किरदार है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, वो बहुत ही पॉजिटिव और मैच्योर रहा है। और इंडिया का जो एटीट्यूड, और खासतौर पे उनके मीडिया ने जिस तरह बिहेव किया है ना, वो उसने पूरी दुनिया पर आश्कार कर दिया है कि इंडियन माइंडसेट क्या है, और इस इलाके में अगर डिस्टेबलाइजेशन होती है तो किस मुल्क की वजह से होती है। जहां तक डॉक्टर साहिबा ने भी कहा कि देखिए कि जब आप मिलिटरीली स्ट्रांग होते हैं ना, तो फिर आपके मुल्क के अंदर एक इस तरह की सिक्योरिटी आती है कि कोई इन्वेस्टर आके अपना पैसा उधर इन्वेस्ट कर सकता है। देखिए, एक पीसफुल मुल्क हो लेकिन स्ट्रांग ना हो, तो कोई इन्वेस्टर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसको हमेशा डर होगा कि यार कोई अगर इनका नेबर स्ट्रांग है तो कहीं मेरा पैसा किसी दिन डूब ही ना जाए। लेकिन अब पाकिस्तान ने क्योंकि अपनी मिलिट्री मैच्योरिटी शो कर दी है, सो इसलिए अब हमें अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए। और ये जो गुडविल हमने दुनिया में क्रिएट की है, इसको इकोनॉमिक बेनिफिट की तरफ अपने लोगों को यानी कि इकोनॉमिक बेनिफिट अपने लोगों के लिए हासिल करना चाहिए। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान जिस तरह आगे बढ़ रहा है, इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर भी एक डेलीगेशन को लीड करके अंकारा में है, और हमारे फील्ड मार्शल भी इस वक्त एक डेलीगेशन को लीड करके ईरान में है। सो आई थिंक वी आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, और हमें इसी तरह चलते रहना चाहिए। एंड आई थिंक टुडे वी ऑल आर वेरी प्राउड टू बी अ पाकिस्तान। इसमें कोई शक नहीं है, मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी को दुनिया में वो कहीं पे भी हो इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ख्र होना चाहिए। और बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इस रीजन के लिए, इस दुनिया के पीस के लिए दुनिया
तीसरी जंग अजीम के दहाने पर खड़ी थी, पाकिस्तान ने वापस लाने में अपना किरदार अदा किया है। तो किसी भी मुल्क को, चाहे वो भारत हो चाहे वो कोई भी मुल्क को, अपने सारे जो डिफरेंसेस हैं उनको साइड पर रख के ये देखना चाहिए कि अगर वो जंग छिड़ जाती तो उसका जो फॉल आउट है वो उस मुल्क पर भी आता। तो ये सबके लिए विन विन सिचुएशन और उसको एक्नॉलेज भी उसी तरह से करना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुल आयशा, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब से थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।